एक बार फिर आप सभी का जेएनसी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एंडोक्राइन सिस्टम एंड नेक्स्ट पार्ट में पैनक्रियाज और पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें मेजर डिजीज होगा डायबिटीज मेलाइटिस। शॉर्टली पैनक्रियाज का एनाटॉमी देखते हैं, उसके बाद डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं। यदि हम पैनक्रियाज की बात करें, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट वी कैन से पार्शियल एंडोक्राइन और पार्शियल एक्सोक्राइन। पैनक्रियाज जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं पार्शियली एंडोक्राइन एंड पार्शियली एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन का जो फंक्शन है आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, जिसमें अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, तीन अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। दैट वी स्टडी इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। बट यहां पर मैं एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, शॉर्ट स्वीटली हम देखें तो पैनक्रियाज एक तो आपका जो है जे शेप ऑर्गन होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाएंगे। पैनक्रियाज को हम जे शेप्ड ऑर्गन के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। कभी कभी इसी पैनक्रियाज को हम दैट वी कैन से स्वीट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसी पैनक्रियाज को हम स्वीट ग्लैंड के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। यदि एंडोक्राइन की हम बात करें, तो एंडोक्राइन में पैनक्रियाज में क्या होता है, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा कि इजलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो कहां लोकेटेड होता है। दैट यू कैन सी एवरीवन, ये आपका पैनक्रियाज है, और पैनक्रियाज के पार्ट की बात करें तो दैट इज अ टेल, दैट इज अ बॉडी, दैट इज अ नेक। ये पैनक्रियाज के पार्ट है। अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा कि इजलेट जो है पैनक्रियाज का, वो कहां लोकेटेड होता है। मैं बताना चाहता हूं पैनक्रियाज में ही लोकेटेड होता है, माय डियर, लाइक दैट। ये वो जगह जहां पर इजलेट लोकेटेड होता है। और लगभग एक ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो 2 मिलियंस वी कैन से 2 मिलियन इजलेट प्रेजेंट इन पैनक्रियाज। 2 मिलियन का मतलब बच्चों 20 lakhs। 1 मिलियंस के बराबर होता है 10 lakhs। 2 मिलियन के बराबर दैट वी कैन से 20 lakhs। कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज द वेट ऑफ पैनक्रियाज, 60 to 90 ग्राम। बहुत लिटिल वेट होता है, 60 to 90 ग्राम पैनक्रियाज का वजन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पैनक्रियाज जो है उसका जो टेल पोर्शन है आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। टेल पोर्शन जो है पैनक्रियाज का, वहां बीटा सेल लोकेटेड होता है, और वो किसका प्रोडक्शन करते हैं बच्चों, इंसुलिन का। क्वेश्चन सीधा पूछेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि विच इज अ पार्ट ऑफ पैनक्रियाज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। आपको आंसर क्या लिखना, टेल। अब बात आती है कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, तो वी आर गोइंग टू सी द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द पैनक्रियाज। हार्मोन्स, पैनक्रियाज कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है, मैं शॉर्टली आपको बताना चाहता हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पैनक्रियाज डज हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल, अल्फा, बीटा और डेल्टा। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों अल्फा सेल जो है वो टोटल परसेंटेज से हम देखें बच्चों तो 20% पाया जाता है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम देखें तो 20% पाया जाता है। और अल्फा सेल जो है ये सिक्रीट करता है ग्लूकेगॉन को, दैट इज अ हार्मोन व्हिच विल सिक्रीट बाय द अल्फा सेल। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ग्लूकेगॉन को कौन सिक्रीट करता है, अल्फा सेल। अब क्या करता है ग्लूकेगॉन, क्या करेगा, टू रिलीज स्टोर्ड फूड इन द ब्लड, या वी कैन से टू रिलीज स्टोर्ड फूड, बोल सकते हैं फूड और शुगर इनटू ब्लड।
सिंपल वे में बोल सकते हैं ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाने का काम करता है। और ये कब सिक्रीट करता है? इन रिस्पॉन्स टू द लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है उस समय ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोज को सिक्रीट करने का काम करता है। दैट कैन कॉज इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज। ये तो बात हो गई बच्चों अल्फा सेल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा सेल। बीटा सेल एग्जाम में अल्फा सेल के बारे में भी पूछा जाता है, बीटा सेल के बारे में भी पूछा जाता है। और मैं बताना चाहूंगा बच्चों बीटा सेल जो है वो लगभग 70% होता है। अब आप बता दो मैक्सिमम कौन से टाइप्स ऑफ सेल पाया जाता है? बीटा सेल। और आप सभी को पता है बीटा सेल आर रिस्पांसिबल टू प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ये क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है इंसुलिन। इंसुलिन छोटे छोटे एमसीक्यू बने यहाँ पर कि which cell are responsible to secrete glucagon, which cell are responsible to secrete insulin। हमें से याद रखना इंसुलिन क्या करेगा? ये सेल को अलाउ करेगा। इंसुलिन क्या करेगा बच्चों? अलाउ टू सेल अपटेक ऑफ ग्लूकोज। दैट वी कैन से अलाउ टू द सेल फॉर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। अपटेक ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज जो है उसको एज ए फ्यूल कैरी करेगा और सेल को देने का काम करेगा ताकि सेल प्रॉपर फंक्शन कर पाए। और ये हमेशा कब रिलीज होगा? इन रिस्पॉन्स ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल। जब ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो इंसुलिन सिक्रीट हो गया, शुगर को कैरी करेगा एज ए फ्यूल और किसको देने का काम करेगा? डिलीवर टू द सेल। अब थर्ड जो है दैट वी आर गोइंग टू सी, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, दैट इज अ डेल्टा। दैट इज अ डेल्टा सेल। यू कैन सी एवरीवन डेल्टा सेल। और डेल्टा सेल जो है ये अप टू 5% होता है। अप टू 5% पाया जाता है। डेल्टा सेल आर रिस्पांसिबल टू सिक्रीट सोमेटोस्टेटिन। और ये जो सोमेटोस्टेटिन है इसका काम होगा टू इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड इंसुलिन। ये दोनों के प्रोडक्शन को इनहिबिट करने का काम करता है बच्चों। इनहिबिट production of glucose and insulin। इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों के प्रोडक्शन को इनहिबिट करने का काम कौन करता है बच्चों? सोमेटोस्टेटिन करता है। कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन करता है। एग्जाम में आपको पर्टिकुलेशन पूछा जा सकता है which is the responsible to inhibit the production of glucose or we can say that is a insulin। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात आती है कि which is the hormone will be regulated by the which nerve। मैं आपको बताना चाहता हूं इंसुलिन और ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है ये दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, आपने पढ़ा होगा दो तरह का नर्व, एक आपने पढ़ा होगा सिंपैथेटिक, एक आपने पढ़ा होगा पैरासिम्पैथेटिक। एक आपने पढ़ा होगा सिंपैथेटिक नर्व, एक आपने पढ़ा होगा बच्चों पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों किसके पार्ट है? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है। और पैरासिम्पैथेटिक जो है हमेशा ये स्टिमुलेट करेगा ग्लूकागॉन को। ये किसको स्टिमुलेट करेगा? ग्लूकागॉन को। बच्चों याद रखिएगा स्टिमुलेट टू सिक्रीट ग्लूकागॉन। और पैरासिम्पैथेटिक जो है ये किसको स्टिमुलेट करेगा? इंसुलिन को। दैट विल बी स्टिमुलेट टू सिक्रीट इंसुलिन। ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को, इंसुलिन को सिक्रीट होने को स्टिमुलेट करते हैं। तो यहाँ दो चीजें क्लियर हो गई है। एक तो मोस्ट अबंडेंट सेल कौन सा होता है पैनक्रियाज में? आपको आंसर लिखना बीटा सेल। उसके अलावा कौन सा नर्व रेगुलेट करता? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है वो ग्लूकागॉन को स्टिमुलेट करता, पैरासिम्पैथेटिक इंसुलिन को करता है। और दोनों कहां से आता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम। गॉट इट एवरीवन? तो ये तीन मेन सेल है। एक और सेल होता है पीपी सेल, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये तीन मेन सेल है जो आपके पैनक्रियास में लोकेटेड होता है, जिनका अलग अलग हार्मोन का प्रोडक्शन का काम रहता है। नेक्स्ट एक और सेल है दैट वी कैन से पीपी सेल। किस क्या बोलते हैं बच्चों? पीपी सेल के नाम से जानते हैं, पीपी सेल। और पीपी सेल का फुल फॉर्म यदि हम देखें पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, दैट वी कैन से पैनक्रियाटिक
पॉलीपेप्टाइड सेल नाम से चल रहा है। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल की यदि हम बात करें तो ये कहीं कहीं फंक्शन कहां करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मेन रोल कहां प्ले करता है, प्ले द रोल इन एपेटाइट। इसका फंक्शन हम देखें दैट वी कैन से प्ले द रोल इन एपेटाइट। एपेटाइट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि एपेटाइट पे कौन सा हार्मोन, सटाइटी हम पढ़ते हैं, सटाइटी रोल प्ले करता है, बट यहाँ पर पैनक्रियास से निकलने वाला पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड भी रोल प्ले करता है। तो ये तो था अल्फा बीटा डेल्टा और पीपी। हम डायबिटीज स्टार्ट करने से पहले ये भी जान लें कि और कौन कौन सा हार्मोन है जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है। ये मेन हार्मोन हो गए। शॉर्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर हार्मोन, और कौन कौन से हार्मोन जो है यहाँ रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अदर हार्मोन की बच्चों हम बात करें तो आई विल पुट अदर हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। और कौन कौन से हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। सबसे पहले आप सभी का फेवरेट कैटाकोलामाइन। और कैटाकोलामाइन में आप पढ़ते हो एपिनेफ्रिन पढ़ते हो, जिसको हम एड्रिनलिन भी बोलते हैं, और नॉरएपिनेफ्रिन पढ़ते हो, जिसको हम नॉर एड्रेनलिन बोलते हैं। मैंने बताया था ये सिक्रीट होने के फर्दर फ्यू सेकंड में काम करने लग जाता है। ये कब रेगुलेट करता है, द रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल ड्यूरिंग स्ट्रेस। रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल ड्यूरिंग स्ट्रेस। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि स्ट्रेस के दौरान कौन सा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा ग्रोथ हार्मोन आपने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इसको पढ़ा था, ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन हमेशा एंटागोनिस्ट होता है इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। इसको हम बोल सकते हैं एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। डेफिनेटली जब इंसुलिन के इफेक्ट का एंटागोनिस्ट होगा तो शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है दैट इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बच्चों, दैट इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड पढ़ा होगा जब आपने एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा था। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमेशा फास्टिंग और स्टारवेशन कब रेगुलेट करता है, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल ड्यूरिंग फास्टिंग एंड स्टारवेशन। याद रखिएगा जब आप फास्ट रखते हो, जब आप स्टारवेशन पे होते हो, उस समय आपके बॉडी को जो ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल करने का काम कौन करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करता है। कौन करता है बच्चों, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करता है। तो ये तीन अदर वो हार्मोन है जो पार्टिसिपेट करते हैं ब्लड शुगर के लेवल को रेगुलेट करने में। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच इज द हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट योर ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग स्ट्रेस। तो आपको आंसर क्या लिखना, कैटाकोलामाइन। आपसे पूछेंगे ड्यूरिंग फास्टिंग और स्टारवेशन, आपको आंसर लिखना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और आपको पूछे विच इज द हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल टू प्ले द रोल फॉर एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन, तो आपको आंसर क्या लिखना है, दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन। ये तो वो हार्मोन्स का रोल है जो पार्टिसिपेट करते हैं कहीं ना कहीं ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में। विल गो फर्दर। एग्जाम में किसी भी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ टर्म्स पुट करना चाहता हूं बच्चों यहाँ पर। एक आपने सुना होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजेनेसिस सुना होगा, ग्लाइकोजेनेसिस। छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। सिंपल, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने का प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस,
एक होता है बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट इज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है फैट, दैट इज जब आपके बॉडी में ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है और ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट, भाई कार्बोहाइड्रेट नहीं तो ग्लूकोज कहां से मिलेगा, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाने की कोशिश करेंगे। और ये जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस वी कैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या बोलेंगे बच्चों, ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए कुछ और क्वेश्चन में आप डायबिटीज को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एक आता है वर्ल्ड डायबिटीज डे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम आता है कि वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है हम कब मनाते हैं। सबको पता है वर्ल्ड डायबिटीज डे और चिल्ड्रंस डे एक ही दिन मनाते हैं, 14 नवंबर। 14 नवंबर। कभी कभी आपको ये भी पूछेंगे कि 14 नवंबर को क्या और मनाते हैं, चिल्ड्रन डे। चिल्ड्रन डे, ये दोनों एक साथ याद रखना है। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है और 14 नवंबर को भी हम वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, यह पूछा जा सकता है कि डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, तो आपको आंसर क्या लिखना है, 14 नवंबर। ओके, एक और क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। आजकल जो है थीम पे क्वेश्चन आने लगे। क्वेश्चन क्या आएगा, थीम ऑफ डायबिटीज डे। मैं बताना चाहता हूं बच्चों, थीम जो है ये हमेशा हर साल WHO इसको जनरेट करता है। हर साल का थीम अलग होता है। जैसे हम बात करें 2018, क्योंकि हम अभी जो है वो 2020 का भी थीम आ चुका है। 18 की बात करें, द फैमिली एंड डायबिटीज। थीम क्या था बच्चों, द फैमिली एंड डायबिटीज। और बताना चाहता हूं 2019 का थीम भी यही था, द फैमिली एंड डायबिटीज। बट 2020 का जो थीम है वो डियर नर्सेस के लिए। थीम क्या है 2020 का, आई विल पुट हियर द नर्स एंड डायबिटीज, को चेंज हो जाएगा, द नर्सेस एंड डायबिटीज, द नर्सेस एंड डायबिटीज, द नर्सेस एंड डायबिटीज। चीजें आप देखिएगा, द नर्सेस एंड डायबिटीज, that is the nurses and diabetes change now। ये नया थीम है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2020 में व्हाट इज द थीम ऑफ डायबिटीज डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे का 2020 में थीम क्या रहेगा, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो दैट वी कैन से थीम ऑफ डायबिटीज डे 2020, दैट इज द नर्स एंड डायबिटीज। गॉट इट एवरीवन। फाइनली हम डायबिटीज मेलाइटस की बात करें, बड़ा डिसऑर्डर है, क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। डायबिटीज मेलाइटस में यदि हम बात करें बाय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस, इसको मधुमेह रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग। हिंदी में मधुमेह, इंग्लिश में डायबिटीज मेलाइटस। एग्जैक्टली क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस की मीनिंग में बात करूं तो इम्पेयर द मेटाबॉलिज्म, किसका ड्यू टू इम्पेयर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कैसे डेवलप होगा, ड्यू टू impaired metabolism, fat, protein, कार्बोहाइड्रेट। देखिए फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीनों का मेनली जो मेटाबॉलिज्म है ये कहां पर होता है, लिवर में होता है। देन क्यों होगा, ड्यू टू कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, deficiency of insulin, either impaired production and या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन इंपेयर्ड हो गया या सेंसिटिविटी
सेंसिटिविटी मतलब इंसुलिन, देखिए डायबिटीज मेलाइटस का मतलब होता है फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इंपेयर्ड होना ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, impaired production of insulin, blood sugar level going to be rises up. या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो शुगर का यूज नहीं कर पा रहा, या इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा बट फंक्शनिंग नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है. तो ये सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस का मतलब क्या हुआ, ड्यू टू इंपेयर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट caused by deficiency of either impaired production or impaired insulin sensitivity बोल सकते हैं या utilization बोल सकते हैं. Resulting can cause high blood glucose level. Resulting can cause increase blood glucose level. That is a diabetes mellitus. That is a मधुमेह रोग. इसी को हम डायबिटीज बोलते हैं, इसी को हम मधुमेह बोलते हैं. सिंपली याद रखना, या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होना या प्रोडक्शन तो हो गया, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो फंक्शनिंग नहीं हुआ. दैट कैन कॉज डायबिटीज मेलाइटस. अब ये क्वेश्चन कहाँ बनेंगे, टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे. वी आर गोइंग टू सी दैट इज अ टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस. टाइप्स बोल सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस बोल सकते हो. यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे एमसीक्यू बनेंगे. आई विल ट्राई टू पुट एवरीथिंग. मैं कोशिश करूंगा कि क्लासिफिकेशन में बनने वाले हर एमसीक्यू मैं आपके सामने पुट करूं, ताकि जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा तो आप उसको अच्छे से सॉल्व करें. सबसे पहले है बच्चों टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस. इसके कई नाम से, टाइप 1 को हम कई नाम से, इसको जुवेनाइल भी बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस. जुवेनाइल का मतलब होता है बच्चों में. जुवेनाइल हमेशा बच्चों से रिप्रेजेंट होता है. कभी कभी हम इसको ऑनसेट और कभी कभी हम इसको ब्रिटल डायबिटीज नाम मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं. ब्रिटल डायबिटीज मेलाइटस. बहुत सारे नाम है. पहला है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के नाम से बोल सकते हैं. इवन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. कितने नाम है, टाइप 1, इंसुलिन डिपेंडेंट, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस, ऑनसेट और ब्रिटल. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइप 1 का दूसरा नाम क्या है, टाइप 1 को किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं. वही मैं बात करूं बच्चों टाइप 2, वही बात करूं दैट वी कैन से टाइप 2 डायबिटीज, देन इंसुलिन डिपेंडेंट. फर्क देखिए, इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. फर्क देखिए, एक इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब इंसुलिन चाहिए और दूसरा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. क्या बच्चों, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. अडल्ट डायबिटीज मेलाइटस. पहला जो था वो जुवेनाइल का मतलब याद रखना बच्चों में कॉमनली होता है. दूसरा जो अडल्ट है तो अडल्ट में कॉमनली होगा. और थर्ड वन जो हम पढ़ेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस. बच्चों जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस नाम से पता चल रहा है. जेस्टेशनल का मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग जेस्टेशनल एज. मैं तीनों पे बनने वाले सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं. जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, पहले यह बता देता हूं बच्चों, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो है ये कॉमनली अकर सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. पहली चीज तो क्वेश्चन आएगा कि ये कब डेवलप होता है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में डेवलप होता है. दूसरी बात, जेस्टेशनल डायबिटीज जो है ड्यू टू ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन HPL. ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है ये एक सेल है, सिनसिस्टोट्रोफोब्लास्ट. ह्यूमन प्लेसेंटल जो लैक्टोजन हार्मोन है ये कौन सीक्रेट करता है बच्चों, एक सेल है जिसका नाम है सिनसिस्टोट्रोफोब्लास्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से. दैट इज अ सिनसिस्टोट्रोफोब्लास्ट. ये जो सेल है आर रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट
आर रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट ह्यूमन प्लेसेंट लैक्टोजन, और ये सिक्रीट कब करता है? सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, और इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। मतलब जेस्टेशनल का मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर को प्रेगनेंसी है, और आप अच्छे से पढ़ा होगा 3 ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो लगभग 0 से 12 वीक का होता है, सेकेंड 13 से 28 वीक का होता है, थर्ड 29 से लगभग 40 वीक का होता है। तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट डेवलप होने में, जैसे मदर को हेमोरॉइड से सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में डेवलप होता है। इस तरफ मैं बात करूं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में डेवलप होता है। और एक और बात इसमें मैं क्लियर कर देता हूं, जब सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मदर को डायबिटीज मेलाइटिस होता है और बर्थ होने के बाद में जेस्टेशनल एज तो खत्म हो गई। भाई जेस्टेशनल एज कब तक रहेगी? जब तक मदर प्रेग्नेंट है। अब बर्थ हो गया बच्चे को तो जेस्टेशनल एज खत्म। बर्थ होने के बाद में भी मदर को डायबिटीज है, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द टाइप 2 डायबिटीज। तो ये आफ्टर बर्थ जो है, आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, बर्थ ऑफ बेबी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टाइप 2 में। लगभग 5 से 10% किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टाइप 2 में। तो यहां पर ये क्वेश्चन बनेगा, बट हमें फर्स्ट और सेकंड टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट। मैं टाइप फर्स्ट की बात करूं, टाइप फर्स्ट जो है उसका कॉज भी देखते हैं हम। टाइप फर्स्ट पे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा वो भी जानना जरूरी है। एक तो इसने क्या लिखा है? ज़ुइनाई। तो पहली बात मैं क्लियर कर देता हूं, टाइप फर्स्ट जो है ये कॉमनली मोस्ट कॉमन किस में होता है? चिल्ड्रन में। मोस्ट कॉमन इन यंग एज और चिल्ड्रन। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है कि मोस्ट कॉमन कौन सा टाइप है जो यंग एज और चिल्ड्रन में डेवलप होता है? टाइप 1 होता है, क्योंकि बच्चा जब बर्थ होता है इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो उसमें टाइप 1 कंसीडर करते हैं। दूसरा टाइप 1 जो है ये टोटल परसेंटेज हम देखें तो 5 to 10% आउट ऑफ 100, मतलब इतना ज्यादा नहीं है बट इतना ज्यादा नहीं, ओनली दैट वी कैन से 5 to 10% पाया जाता है, दैट इज कॉमन इन द चिल्ड्रन और यंग एज में। अब बात आती है इसका कॉज क्या हो सकता है? कॉजेस की बात करें तो मैं बता देता हूं, दैट इज ऑटो इम्यून, ये इसका मेन कॉज है। ऑटो इम्यून क्या करेगा बच्चों? डिस्ट्रक्शन कर देगा। किसका डिस्ट्रक्शन कर देगा? बीटा सेल का, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, क्योंकि बीटा सेल किसका प्रोडक्शन कर रहा था? इंसुलिन का। और बीटा सेल का जब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो डेफिनेटली इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, और इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो शुगर एज ए फ्यूल यूज नहीं होगा, तो शुगर का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसके अलावा जेनेटिक हो सकता है, इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है बच्चों, एनवायरमेंटल फैक्टर। यहां मैंने 3 अलग अलग फैक्टर बताए जो रिस्पॉन्सिबल है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। एक और बात आपको बताना चाहता हूं बच्चों, यदि हमने टाइप 1 बच्चों टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट नहीं किया, दैट आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। या क्या करेगा? डज नॉट ट्रीट क्या कॉज करेगा? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। याद रखिएगा क्या होगा टाइप फर्स्ट में, जब शुगर काम नहीं करेगा तो फैट ब्रेकडाउन होगा तो कीटोन बनेगा, और कीटोन का जब लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो कीटोएसिडोसिस कहलाता है। किसकी वजह से हुआ है? डायबिटीज की वजह से। कौन से टाइप्स की वजह से हुआ है? टाइप फर्स्ट की वजह से। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, और टाइप फर्स्ट जो है डायबिटीज मेलाइटस कैन कॉज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ओके फाइन। दूसरा टाइप 2 की बात करें अपन, टाइप 2 की बात करें कि वो टाइप 2 मैंने बताया था मोस्ट कॉमनली जो है किस में डेवलप होता है? अडल्ट में। तो टाइप 2 को हम कंसीडर करें बच्चों, टाइप 2 जो दोनों कंपेयर में, एक तो ये 90 to 95% होता है, इसका मतलब मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ये पहला क्वेश्चन।
मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस पूछेंगे तो आपको आंसर क्या लिखना है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। याद रखिएगा मैंने बताया था टाइप 2 के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है बट डज नॉट एबल टू यूटिलाइज एज अ फंक्शनिंग कैपेसिटी। और टाइप 2 डायबिटीज की यदि हम कॉज की बात करें तो यहां पर एक कार्डिनल कॉज है, दैट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, ओबेसिटी मोस्ट कॉमन बोल सकते हैं कॉज में। उसके लिए वे इवन वी कैन से फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि परिवार में किसी को है तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो किस में डेवलप हो सकता है, कमिंग जनरेशन को डेवलप हो सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है तो क्या हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। और अब टाइप 2 का कॉम्प्लिकेशन, टाइप 2 का कॉम्प्लिकेशन हम बात करें बच्चों, टाइप 2 के कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें, दैट वी कैन सी टाइप 2 यदि ट्रीट नहीं किया, इफ डज नॉट ट्रीट कैन कॉज हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम। ये क्या कॉज कर देगा, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम। और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की बात करें तो दैट इज अ मोर डेंजरस, डज हैव मोर मोर्टेलिटी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इन दोनों में डेंजर कौन सा है, तो आपको आंसर लिखना हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक। और मैं बता दूं बच्चों इन दोनों को यदि ट्रीट करना है तो 0.45% क्या लेना है, NS दोनों में यूज करते हैं, 0.45% NS दोनों में यूज करते हैं। डायबिटीज कीटोएसिडोसिस को ट्रीट करने में हम इंसुलिन यूज करेंगे, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये शॉर्ट क्लासिफिकेशन था और क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों डायबिटीज जो है, तीनों डायबिटीज है उनके फर्दर नाम्स क्या है, कैसे ये डेवलप होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है बच्चों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। याद रखिएगा डायबिटीज में हमेशा 3P वाला फंडा कई बार पूछा गया कि 3P वो कौन सा सिम्टम है डायबिटीज में। सबसे पहले फर्स्ट P की हम बात करें, पॉलीयूरिया। फर्स्ट P की बात करें बच्चों, दैट इज अ पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है एक्सिस यूरिनेशन, एक्सिस यूरिन दैट वी कैन से पॉलीयूरिया यदि डायबिटीज का पेशेंट है। वहीं दूसरा जो सिम्टम होगा दैट वी कैन से पॉलीफेजिया, एक होगा पॉलीडिप्सिया, दैट इज अ पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया पे क्वेश्चन आता है, पॉलीडिप्सिया का दूसरा नाम पूछा जाता है, दैट इज अ पॉलीडिप्सिया। और पॉलीडिप्सिया को क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सेसिव थ्रस्ट, दैट वी कैन से एक्सेसिव थ्रस्ट, दैट इज अ पॉलीडिप्सिया। और नेक्स्ट है पॉलीफेजिया, थर्ड है जो है दैट वी कैन से पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया दैट इज एक्सेसिव हंगर, एक्सेसिव हंगर। ये 3P का आपको मीनिंग पूछेंगे कि ऑल आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एक्सेप्ट, क्योंकि पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया जो है ये अपन जब एक कॉम्प्लिकेशन पढ़ते ADH का, डायबिटिक इंसिपिडस उसमें भी होता है, डायबिटिक इंसिपिडस में भी पाया जाता है। डायबिटिक इंसिपिडस का मतलब होता है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ADH कैन कॉज डायबिटिक इंसिपिडस। जो तो 3P वाला इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वेट लॉस होगा, डेफिनेटली वेट लॉस होगा कि मेटाबॉलिक प्रोसेस भी यहाँ पर अल्टर्ड होता है। देन ग्लाइकोज यूरिया होगा बच्चों, ग्लाइकोज यूरिया एक इंपॉर्टेंट सिम्टम जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, ग्लाइकोज यूरिया। इस पे क्वेश्चन एग्जाम आता है, क्वेश्चन आएगा ग्लूकोज का लेवल पूछेंगे, दैट वी कैसे ग्लाइकोज यूरिया, नाम से पता चल रहा है ग्लाइकोज यूरिया का मतलब प्रेजेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड, दैट इज अ ग्लाइकोज यूरिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आर्टरी और वेन। देखिए बच्चों क्वेश्चन आएगा आर्टरी और वेन कि आर्टरी में कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा तो वी कैसे ग्लाइकोज यूरिया, वेन में कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा तो वी कैसे ग्लाइकोज यूरिया। हमेशा याद रखना 180 mg पर DL, यदि 180 mg पर DL होगा किसमें, आर्टरी में, वी कैसे ग्लाइकोज यूरिया। 170 mg पर DL होगा वेन में,
दैट वी कैसे ग्लाइकोज यूरिया। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, सीधा पूछेंगे कि ग्लाइकोज यूरिया है पेशेंट को, उस ग्लाइकोज यूरिया वाले पेशेंट में आर्टरी में जब ब्लड शुगर चेक करेंगे तो उसमें ग्लूकोज का लेवल कितना होगा, वेन से ब्लड जब शुगर चेक करेंगे उसमें ग्लूकोज का लेवल कितना होगा। बाकी इसको हाइपरग्लाइसीमिया होगा बच्चों, हाइपर ग्लाइसीमिया होगा, ब्लड वीजन होगा, ब्लड वीजन होगा, क्योंकि डायबिटीज का लेट कॉम्प्लिकेशन ही होता है रेटाइनोपैथी। स्लो वुंड हीलिंग होगा, स्लो वुंड हीलिंग होगा बच्चों, स्लो वुंड हीलिंग होगा। तो ये वो कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है डायबिटीज वाले पेशेंट को। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछेंगे वो 3P के नाम से पूछेंगे, और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से जब याद रखना है 3P यहां पर इंपॉर्टेंट, 3P के नाम से आपको देखना है। नेक्स्ट आता है बच्चों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। यदि पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है तो यहां पर इन्वेस्टिगेशन पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सबसे पहले आएगा डायबिटीज में क्या देखना है, रैंडम ब्लड शुगर। देखिए आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर जो नॉर्मल है वो 70 to 110 mg पर डीएल होता है। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, व्हाट इज द आरबीएस। और रैंडम ब्लड शुगर जो है वो हम ग्लूकोमीटर से करते हैं। एग्जाम में ग्लूकोमीटर का इमेज भी आता है कि ग्लूकोमीटर से कौन सा इन्वेस्टिगेशन कॉमनली प्रेफर करते हैं, आरबीएस है, रैंडम ब्लड शुगर इट विल कंडक्टिंग बाय द ग्लूकोमीटर। दूसरा आता है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि साइड ऑफ नीडल प्रिक फॉर नियोनेट। यदि आपको रैंडम ब्लड शुगर करना है, कभी कभी पूछेंगे साइड फॉर नीडल प्रिकिंग इन नियोनेट। नियोनेट में यदि पेशेंट को रैंडम ब्लड शुगर करना है तो कौन सी साइड, आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, हील। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। नियोनेट का मतलब होता है 7 दिन से 28 दिन का जो बच्चा होता है उसमें ब्लड शुगर लेवल चेक करना है, तो प्रिकिंग साइड कौन सी प्रीफर करते हैं, तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, हील जो है उसके प्रिकिंग साइड हम मानते हैं। दूसरा आता है ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी। दूसरा आता है ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी, दैट इज अ फास्टिंग और दैट इज अ पीपी। फास्टिंग जो है ये भी 70 to 110 mg पर डीएल होगा, और पीपी का मतलब पोस्ट पेरेंडियल। पोस्ट पेरेंडियल का मतलब होता है बच्चों खाना खाने के 2 आवर्स बाद, खाना खाने के 2 आवर्स बाद, दैट वी कैन से पोस्ट पेरेंडियल। और ये 80 to 140 mg पर डीएल, दैट इज अ नॉर्मल। क्योंकि जब खाना खाओगे तो डेफिनेटली ग्लूकोज मिलेगा, तो यहाँ पर शुगर का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। एग्जाम में वैल्यू पूछा जाए, आरबीएस की पूछेंगे व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड शुगर और व्हाट इज द वी कैन से पीपी और फास्टिंग। अब पीपी और फास्टिंग की यदि बात करें तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या आता है, जीटीटी। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन यहां पर क्या आएगा, जीटीटी, दैट्स अ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जीटीटी, दैट वी कैन से ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये क्या देखता है, योर बॉडी रिस्पॉन्स टूवर्ड्स ग्लूकोज, मतलब आपके बॉडी का ग्लूकोज के टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्स है, जिसको हम जीटीटी बोलते हैं। मैं बता देता हूं बच्चों, जीटीटी जो है ये जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का पता लगाना है तो हम जीटीटी करते हैं, और ये जीटीटी कब करेंगे बच्चों, 24 और 28 वीक, 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जब मदर सेकंड ट्राइमेस्टर होगा, 24 और 28 वीक को प्रेगनेंसी में हम जीटीटी को कंडक्ट करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, और पता लगाते हैं कि मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस तो नहीं था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से वीक में ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अब देखिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या देखा, योर बॉडी रिस्पॉन्स टू टॉलरेट ग्लूकोज, आपका बॉडी जो है वो ग्लूकोज को कैसे टॉलरेट कर रहा है। अब जीटीटी का कुछ क्राइटेरिया जानना जरूरी है, देखिएगा अकॉर्डिंग टू WHO, according to WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के अकॉर्डिंग आपके जीटीटी का क्राइटेरिया देखिएगा बच्चों। सबसे पहले देखते हैं नॉन प्रेग्नेंट, सबसे पहले देखते हैं नॉन प्रेग्नेंट। देखिए नॉन प्रेग्नेंट होगा तो डेफिनेटली हम किसकी बात करें, हम अडल्ट की बात करें, अडल्ट की बात करें। इसका जो डोज होगा
वो 75 ग्राम होगा बच्चों। इसका जो डोज होगा वो 70, ये याद रखना है, डोज हमेशा एग्जाम में पूछेंगे, डोज जो है 75 ग्राम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, इस 75 ग्राम देने के आफ्टर 0 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट पे आपको क्या चेक करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना। हर 30 मिनट से आपको पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है, क्योंकि लास्ट 120 मिनट्स पे ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका नॉर्मल आ गया, इसका मतलब आपको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस नहीं है और स्टिल एलिवेटेड है, दैट मींस यू आर सफर विद डायबिटीज मेलाइटस। ये मैं नॉन प्रेग्नेंट की बात कर रहा हूं बच्चों। यदि यहां पर क्वेश्चन एग्जाम ऐसा पूछे, प्रेग्नेंट का पूछे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रेग्नेंट वुमन, यह आ सकता है प्रेग्नेंट वुमन का पूछा जा सकता है। प्रेग्नेंट वुमन में याद रखना बच्चों, ये डोज जो है ये बढ़ जाएगा और ये 100 ग्राम हो जाएगा बच्चों, 100 ग्राम हो जाएगा। और जो ग्लूकोज रिकॉर्ड करने का जो टाइम है वो आफ्टर 0 मिनट, 60 मिनट, 120 मिनट, 180 मिनट्स, मतलब एक घंटे के बाद आपको पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना। 0 मिनट आफ्टर, 60 मिनट आफ्टर, इवन 120 मिनट आफ्टर, 180 मिनट आफ्टर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में कितना ग्लूकोज एडमिनिस्टर करते हैं। फिर आपको पूछेंगे चिल्ड्रन, फिर आपको पूछेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन बच्चे हैं तो बच्चों में 1.75 ग्राम, 1.75 ग्राम पर केजी ये WHO रिकमेंडेड डोज है। और इसका जो शुगर का लेवल हम चेक करेंगे आफ्टर बच्चों 0, 30, 60, 90, 120, वो सेम टाइम जो नॉन प्रेग्नेंट में कर रहे थे 0, 30, 60, 90, 120 मिनट के बाद। अब मजेदार बात, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO रिकमेंडेशन डोज कितना होगा, आपको आंसर लिखा बच्चों 75 ग्राम ओरल। ये क्वेश्चन एग्जाम आएगा कि किसी भी पेशेंट हम जीटीटी करते हैं, हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, तो जीटीटी टेस्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग डोज कितना होना चाहिए, आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, 75 ग्राम जो है ये WHO कहता है। मैंने 75 ग्राम नॉन प्रेग्नेंट में बताया, 100 ग्राम मैंने प्रेग्नेंट में बताया, 1.7 ग्राम पर केजी मैंने चिल्ड्रन में बताया। तो ये टेस्ट कौन सा हो गया बच्चों, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। और क्या पता लगाता है, टू टॉलरेट योर बॉडी रिस्पॉन्स टूवर्ड्स ग्लूकोज। ओके फाइन। ये इन्वेस्टिगेशन हम किसके पढ़ रहे हैं बच्चों, डायबिटीज मेलाइटस के पढ़ रहे हैं। अब कभी भी क्वेश्चन क्या पूछेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो भी एक जानना जरूरी है। एक और क्वेश्चन आता है HbA1c बच्चों, एक और क्वेश्चन आता है HbA1c, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा ही, इस पे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा ही कि HbA1c क्या होता है। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड HB या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन A1C। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन क्या बताता है, प्रीवियस कंट्रोल ऑफ शुगर को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या बताएगा बच्चों, इंडिकेटिंग 3 to 4 month previous control of sugar। कभी कभी 3 to 4 मंथ लिखा होगा, कभी कभी 90 to 120 डेज लिखे होंगे बच्चों, कंफ्यूज मत होना, कभी कभी डेज लिखे होंगे और कभी कभी मंथ लिखा होगा। और इसका क्राइटेरिया बता देता हूं बच्चों, एक ट्रिक्स याद रखना, 57, 64, 65। 57 का मतलब 5.7%, 64 का मतलब 6.4%, 65 का मतलब 6.5%। देखिए बच्चों 57 का मतलब 5.7%, तो लेस देन 5.7% है, इसका मतलब हुआ बच्चों नो डायबिटीज मेलाइटस, या हम बोल सकते हैं वेल
वेल कंट्रोल, डायबिटीज मेलाइटस मतलब पेशेंट को जो शुगर था वो इंसुलिन या ड्रग की वजह से कंट्रोल में आ गया जब यदि पेशेंट की वैल्यू लेस देन 5.7% मिला तब, और यदि ये वैल्यू 5.7% लेके 6.4% मिला तो याद रखना प्री डायबिटीज मेलाइटस, मतलब उसको अभी भी डायबिटीज हो सकता है, और ये वैल्यू जो है ये मोर देन 6.5% मिला तो याद रखना इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। क्या बोले बच्चों, डायबिटीज मेलाइटस। मैंने 3 वैल्यू यहां पर लिखा है, ध्यान से देखिएगा, तीनों वैल्यू मैंने यहां पर पुट किया है। लेस देन 5.7% नो डायबिटीज, 5.7 to 6.4% प्री डायबिटीज, मोर देन 6.5% दैट वी कैन से डायबिटीज। 57, 64, 65 याद रखिएगा, 57 के बीच में डॉट, 65 के बीच में डॉट, 64 के बीच में डॉट, 57, 64, 65 कंट्रोल प्री डायबिटीज और वी कैन से डायबिटीज मेलाइटस। गॉट इट एवरीवन। ये टेस्ट जो है ये HbA1c है या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट है, और ये एक ही टेस्ट है डायबिटीज मेलाइटस में जो प्रीवियस कंट्रोल ऑफ शुगर को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। एक और टेस्ट, फर्दर टेस्ट की तरफ चलते बच्चों, फर्दर टेस्ट की तरफ चलते हम जहां क्वेश्चन और बनने की संभावना है। फर्दर टेस्ट क्या कहता है, यूरिन शुगर, दैट इज अ फर्दर टेस्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, यूरिन शुगर। यू कैन सी एवरीवन, you can see everyone, that is a next important test that you can say urine test for glucose, urine test for glucose important test है। डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। यूरिन टेस्ट ऑफ ग्लूकोज करने के लिए आपको क्या करना, सबसे पहले टेक 5 ml बेनेडिक्ट्स। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। कितना ml क्या लेंगे, आपने सबसे पहले क्या किया, 5 ml बेनेडिक्ट्स लिया। बेनेडिक्ट्स लेने के बाद इसको क्या किया बच्चों, हीटअप किया। हीटअप करने के बाद क्या किया, वापस कूल किया, और कूल करके क्या चेक किया, कलर। और कलर जो है नॉर्मली जब चेक करते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत, हीटअप किया, कूल किया, और कलर जो था कैसा निकला, ब्लू। इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल। हमने ये क्यों किया टू फाइंड आउट, टू चेक द प्योरिटी। क्या चेक करने के लिए हमने क्या, ये प्योरिटी चेक करने के लिए क्या कि ये जो सब्सटेंस है ये प्योर है कि नहीं है। कौन, बेनेडिक्ट्स। क्वेश्चन आएगा जब भी पेशेंट को यूरिन शुगर करते हैं तो कौन सा सब्सटेंस देते हैं, आपको आंसर क्या देना, बेनेडिक्ट्स लेंगे। ओके फाइन। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, यहां पर इसी पिपेट्स में हमने क्या किया, ऐड किया 8 ड्रॉप यूरिन। ऐड करने के बाद में फिर अपने क्या किया, हीटअप किया, फिर हमने क्या किया, कूलअप किया, और फिर हमने क्या देखा, कलर, चेक कलर। और ये जो कलर है ये क्या इंडिकेट करता है, परसेंटेज ऑफ शुगर। सिंपल 5 ml बेनेडिक्ट्स लिया, गर्म किया, ठंडा किया, बेनेडिक्ट्स की प्योरिटी चेक की, कलर देखा, ब्लू था तो ठीक है, ब्लू नहीं था तो डिस्कार्ड कर दिया। उसके अंदर 8 ड्रॉप यूरिन मिलाया, फिर गर्म किया, फिर ठंडा किया। अब जो कलर आएगा वो इंडिकेट करेगा परसेंटेज ऑफ शुगर इन यूरिन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन बनेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से, दैट वी आर गोइंग टू सी। सबसे पहले मैं पुट करता हूँ कलर की वेरिएशन, कि कलर जो है वो कैसा है बच्चों, ब्लू कलर है, क्योंकि ब्लू कलर नॉर्मल किसका है, ब्लू लिक्विड है, नो डिपोजिशन। ब्लू लिक्विड है विथ नो डिपोजिशन, तो मतलब शुगर क्या है बच्चों, एब्सेंट ऑफ शुगर। क्या हुआ बच्चों, एब्सेंट ऑफ शुगर। दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। इसके अलावा सेकंड में थोड़ा वेरिएशन, ग्रीन लिक्विड विदाउट डिपोजिशन, ग्रीन लिक्विड विदाउट डिपोजिशन। मतलब पहले में जब आपने ब्लू देखा एज इट इज कलर तो नो शुगर, और यदि ग्रीन लिक्विड की बात करें तो यहां शुगर कितना होगा बच्चों, 1% शुगर मिलेगा, 1% शुगर, मतलब शुगर इंडिकेट होने लगा है।
अब आते हैं थर्ड वेरिएशन। थर्ड में हमने क्या देखा, अगेन ग्रीन लिक्विड है, लिक्विड जो है अगेन ग्रीन है। यहां क्या था, विदाउट डिपोजिशन, और यहां क्या होगा बच्चों, येलो डिपोजिशन। यहां क्या हो जाएगा, येलो डिपोजिशन। तो येलो डिपोजिशन होगा तो यहां पर शुगर का लेवल जो पहले 1% था वो बढ़ के कितना हो जाएगा बच्चों, 2% शुगर। क्या हो जाएगा, 2% शुगर। थोड़ा और हम डिटेल में गए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कलरलेस। नेक्स्ट में क्या आ रहा है बच्चों, कलरलेस। कलरलेस है मतलब कोई भी कलर नहीं मिल रहा है, और विथ ऑरेंज डिपोजिशन, ऑरेंज डिपोजिशन है। तो मतलब शुगर कितना हो गया बच्चों, 3%। शुगर कितना हो गया, 3% शुगर। फाइनली वो क्वेश्चन आ गया जो एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि यदि यूरिन का कलर जो है ब्रिक रेड है, ब्रिक रेड, रेड कलर है, तो इंडिकेट करता है 5% शुगर। क्या इंडिकेट करता है बच्चों, 5% शुगर। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यदि यूरिन का जो गर्म और ठंडा करने के बाद में कलर जो है ब्रिक रेड है तो कितना प्रतिशत शुगर को इंडिकेट करता है। तो आपको आंसर क्या लिखना होगा बच्चों, आपको आंसर लिखना होगा 5%। ये क्वेश्चन यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या था, यहाँ तक इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज की बात करें, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज की बात करें, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ड्रग ऑफ चॉइस के नाम से हमेशा हम मेटफॉर्मिन को यूज करते हैं। और एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, टाइप 1 डायबिटीज यदि किसी पेशेंट को है तो टाइप 1 को ट्रीट करने के लिए आपको इंसुलिन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस किसी को है तो आप उस कंडीशन में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग हम यूज कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में एक्सरसाइज ऑलवेज हेल्प करती है। एक्सरसाइज जो है ओबेसिटी को कम करेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। डाइट मॉडिफिकेशन हमेशा मदद करता है, फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का मॉडिफिकेशन। बट ड्रग की बात करें तो ड्रग कॉमनली हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। मैंने आपको अर्लियर बताया था कि टाइप 1 जो है जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, टाइप 2 को मैंने नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बताया था, क्योंकि वहां पर जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है बट इंसुलिन जो है वो फंक्शनिंग कैपेसिटी में नहीं होता, उसकी सेंसिटिविटी नहीं होती है। तो ड्रग मदद करती है उसको सेंसिटिविटी बढ़ाने में और पर्टिकुलर जगह जाकर के वो फ्यूल के रूप में शुगर को कैरी करता है। तो मैनेजमेंट में मैं स्टार्ट करता हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट देखिए बच्चों, डायबिटीज मेलाइटस के ट्रीटमेंट मॉडलिटीज की हम बात करें तो यहाँ पर 4 मेजर ड्रग हम यूज कर सकते हैं। वैसे मेन मेटफॉर्मिन है बट 4 क्लास ऑफ ऑरल एंटी डायबिटिक एजेंट का हम यूज कर सकते हैं। दैट वी कैन से 4 क्लास ऑफ ऑरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स हम यहां पर पढ़ेंगे, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, दैट वी कैन से बाइगुनाइट्स, दैट इज अ BIGUANIDS। बाइगुनाइट्स को हम मेटफॉर्मिन के नाम से बोलते हैं बच्चों, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, दैट वी कैन से मेटफॉर्मिन। और याद रखिएगा मेटफॉर्मिन को हम ड्रग ऑफ चॉइस भी बोलते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ड्रग ऑफ चॉइस वाला क्वेश्चन पूछता कि ड्रग ऑफ चॉइस पेशेंट सपोर्ट डायबिटीज टाइप 2, तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, दैट इज अ मेटफॉर्मिन। अब सबसे खास बात है कि मेटफॉर्मिन क्या करेगी, मैं और बता देता हूं। मेटफॉर्मिन सीधा याद रखना, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करने में मेटफॉर्मिन का यूज करते हैं, और ये सप्रेस करती है हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, और किसको बढ़ाती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। 2 काम करती है, सप्रेस हेपेटिक मतलब लीवर, हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, उसी के साथ ये इंक्रीज करती है सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन, इंक्रीज सेंसिटिविटी
ऑफ इंसुलिन, ये मेटफॉर्मिन काम है। जब एक्सेसिव ग्लूकोज का प्रोडक्शन हम उसको रोकने का काम कर रहे हैं और जो ग्लूकोज है उसको यूटिलाइजेशन लिए हम लोग इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर इसके साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटफॉर्मिन ड्रग जब भी हम पेशेंट को देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो भी मैं शॉर्टली आपके साथ डिस्कस करता हूँ। साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन। देखिए बच्चों, जब भी मेटफॉर्मिन ड्रग किसी पेशेंट देते हैं तो डायरिया जो है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट के रूप आता है। डायरिया दैट इज अ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन। डायरिया का मीनिंग होता है watery stool pass 3 to 4 times a day, 4 times a day, मतलब एक दिन में 3 से 4 बार हम यदि वाटरी स्टूल पास करते हैं दैट कंडीशन वी कैन से डायरिया। दूसरा क्वेश्चन आएगा लैक्टिक एसिडोसिस। एक और क्वेश्चन बनेगा बच्चों, लैक्टिक एसिडोसिस दैट इज अ मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट सीरियस। दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन या मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट। ये दोनों आपको जानना जरूरी है। मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट बोला जाए तो आपको कॉम्प्लिकेशन ना लिखे आप, मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट लिखोगे ज्यादा बेटर और अंडरस्टैंड होगा आपको। मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट दैट वी कैन से लैक्टिक एसिडोसिस। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट डायरिया, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। ड्रग का नाम था मेटफॉर्मिन। दो काम करती है, ग्लूकोज को प्रोडक्शन को कम करने का काम करती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करती है। और ड्रग का नाम क्या, मेटफॉर्मिन। क्वेश्चन आता है कि विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट पेशेंट सफर विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, मेटफॉर्मिन। किससे बिलोंग करती, बाइगोनाइट्स ग्रुप से बिलोंग करती, दैट इज अ मेटफॉर्मिन। उसके अलावा कुछ सपोर्टिव ड्रग यहाँ पर हम पढ़ेंगे और कौन कौन सी सपोर्टिव ड्रग होती है जो डायबिटीज वाले पेशेंट को ट्रीट करने में अपने को मदद करेगी, दैट वी आर गोइंग टू सी। नेक्स्ट ड्रग के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला आपका मेटफॉर्मिन था, दूसरा है सल्फोनाइल यूरिया, दैट वी कैन से सल्फोनाइल यूरियास। देखिए, एक हम पढ़ेंगे सल्फोनाइल यूरियास और एक पढ़ेंगे नॉन सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया क्या करती है, स्टिमुलेट करती है पैनक्रियाज को टू सिक्रीट मोर इंसुलिन। द ड्रग वी कैन से स्टिमुलेट पैनक्रियाज टू सिक्रीट मोर इंसुलिन। मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ना है तो यहां पर हम सल्फोनाइल यूरिया को यूज करते हैं। आपने अभी देखा मेटफॉर्मिन क्या कर रही थी, मेटफॉर्मिन सेंसिटिविटी को बढ़ा रही थी। अब नेक्स्ट आता है बच्चों नॉन सल्फोनाइल यूरिया। नॉन सल्फोनाइल यूरिया, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अब सल्फोनाइल यूरिया क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। किसको स्टिमुलेट कर रहा है, पैनक्रियाज को। क्यों करे, इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए। वही नॉन सल्फोनाइल यूरिया की बात करें तो ये प्रमोट करता है इंसुलिन का सिक्रीशन, दैट वी कैन से प्रमोट secretion of insulin, secretion of insulin। दूसरा increase ability of insulin। दो काम करता है इंसुलिन, एक तो सिक्रीशन को प्रमोट करने का काम करते ही करता है, दूसरा ये इंसुलिन की एबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है इंसुलिन वर्क वेरी वेल टू कैरी शुगर एज अ फ्यूल। तो यहाँ मेन कौन सा था ड्रग, मेटफॉर्मिन। फिर कौन था, सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया के बाद में दूसरा ड्रग कौन है, नॉन सल्फोनाइल यूरिया। और थर्ड जो है हम कभी कभी पढ़ते हैं दैट इज अ थियाजोलिडी। ये एक स्पेसिफिक ड्रग है, इसको हम बोलते हैं बच्चों थियाजोलिडी निडियोनेंस। थियाजोलिडी निडियोनेंस। थियाजोलिडी निडियोनेंस ये सपोर्टिव ड्रग है और इसका एक ही काम है, इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी बच्चों। इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो सेकंड,
थर्ड और वी कैन से फोर्थ। बट क्वेश्चन जो बनेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से वो मेटफॉर्मिन पे बनेगा। उसके अलावा 3 सपोर्टिव सल्फोनाइज यूरिया, नॉन सल्फोनाइज यूरिया, थियोलिडिनेज, ये स्पेसिफिक ड्रग है बच्चों, ये इसमें थियोलिडिनेज। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि थियोलिडिनेज ड्रग कहां यूज करते हैं, आपको आंसर लिखना है इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए। और ये जो ड्रग है ये कभी कभी कॉज करती है लिवर टॉक्सिसिटी, दैट कैन कॉज लिवर टॉक्सिसिटी, इसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ये कब यूज करते हैं बच्चों, टाइप 2 डायबिटीज में। किसमें यूज करते हैं, टाइप 2। अब यदि टाइप 1 का पेशेंट तो डेफिनेटली क्या देना पड़ेगा, इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी पे क्वेश्चन पूछेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नाउ वी आर गोइंग टू सी फर्दर कि इंसुलिन थेरेपी क्या है और इंसुलिन थेरेपी पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंसुलिन थेरेपी याद रखिएगा, हम इंसुलिन थेरेपी का मैक्सिमम जो यूज है वो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट में करते हैं। अब एग्जाम में पूछेंगे इंसुलिन किसका बना होता है, तो सिंपली आपको लिखना है इज अ मेडअप ऑफ पैनक्रियाज। किसके पैनक्रियाज, पिग और काउ। कभी कभी पूछेंगे कि किसका बना होता है बच्चों, मेडअप ऑफ पैनक्रियाज। किसका पैनक्रियाज, पिग का हो सकता है, काउ का हो सकता है, या फिर सिंथेटिकली मेड हो सकता है, सिंथेटिकली मेड हो सकता है। ये 2 ऑप्शन आपके सामने पूछेंगे कि इंसुलिन किसका बना होता है, काउ या पिग के पैनक्रियाज से हम इंसुलिन को ले सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो सिंथेटिकली बना हुआ आ सकता है। तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछेंगे कि इंसुलिन थेरेपी में इंसुलिन किसका बना होता है, तो दैट वी कैन से मेडअप ऑफ पैनक्रियाज ऑफ पिग और काउ। दूसरा पूछेंगे कि इंसुलिन को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, तो आप सीधा आंसर लिखना है स्टोर इट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। और सभी को पता है रूम का टेम्परेचर जो है 24 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली जब पेशेंट हॉस्पिटल में होता है या वार्ड में होता है तो नंबर ऑफ पीपल्स की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हम फ्रीजर, डीप फ्रीजर में नहीं रखते, फ्रीज में रखते हैं। तो बट याद रखना इंसुलिन हमेशा रूम टेम्परेचर पे स्टोर करता है। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू कि इंसुलिन को कितना टेम्परेचर पे पुट करता है, आपको आंसर क्या लिखना है बच्चों, रूम टेम्परेचर पर। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बनेगा, जब हम किसी पेशेंट को इंसुलिन एडमिनिस्टर करते हैं तो एक ही जगह इंसुलिन को एडमिनिस्टर करने की वजह से लिपोडिस्ट्रोफी हो जाता है। तो हमेशा इंसुलिन एडमिनिस्टर साइट को चेंज करते रहना है ताकि पर्सन को कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि इंसुलिन किसी पर्सन को आप एडमिनिस्टर कर रहे हो और उस पेशेंट को साइट जो है, साइट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन जो है उसको रोटेट करना चाहिए, तो आपको आंसर लिखना है रोटेट साइट फॉर एवरी 2 to 3 वीक्स, 2 to 3 वीक्स। मतलब आप 2 से 3 वीक तक आप एक ही जगह इंसुलिन दे सकते हो, बट साइट को रोटेट करना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, लिपोडिस्ट्रोफी। आगे पढ़ा हुआ कॉम्प्लिकेशन, लिपोडिस्ट्रोफी। अदरवाइज क्या हो जाएगा, लिपोडिस्ट्रोफी। याद रखना बच्चों, लिपोडिस्ट्रोफी दैट इज एडिपोज टिश्यू जो होता है, फैट टिश्यू जो होता है, उसका डिस्ट्रक्शन, डिजनरेशन होने लग जाता है, दैट वी कैन से लिपोडिस्ट्रोफी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ जाएगा, हम इंसुलिन थेरेपी के बारे में बात करते हैं कि कौन से गॉज की नीडल यूज करते हैं, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। इंसुलिन थेरेपी की हम बात करें बच्चों तो दैट वी कैन से 26 गॉज की नीडल हम यूज करते हैं। सीधा पूछेंगे इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करने में कितने गॉज की नीडल यूज करते हैं, आपको इंच में पूछे तो आप हाफ इंच लिख सकते हो बच्चों, हाफ इंच लिख सकते हो, आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। आपको 26 गॉज का पूछेंगे या इंच में पूछेंगे तो आप इंच क्या लिख सकते हो, हाफ इंच लिख सकते हो। तो छोटे छोटे क्वेश्चन। फिर पूछेंगे रूट टू एडमिनिस्टर इंसुलिन, आपको आंसर लिखना सबक्यूटेनियस, और सबक्यूटेनियस जो है वो 45 डिग्री एंगल पे देते हैं। सबक्यूटेनियस जब भी हम देते हैं वो 45 डिग्री एंगल पे देते हैं, और सबक्यूटेनियस का मतलब इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यूज। मैं छोटे छोटे वो हर क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। फिर आता है रूट के अलावा आएगा साइट्स। अब साइट की बात करें, अब सबक्यूटेनियस तो आपकी बॉडी में कहीं भी लगा सकते हैं, बहुत सारी साइट्स होती है। फॉर एग्जांपल जैसे डेल्टोइड है,
लेटरल एस्पेक्ट ऑफ डेल्टोइड हो सकता है, अपर चेस्ट हो सकता है, अपर बैक हो सकता है, अपर बटक्स हो सकता है। ये सारी वो साइड्स है जहां सबक्यूटेनियस पुट किया जाता है। बट मैं एक स्पेसिफिकेशन आपको बताना चाहता हूं बच्चों, हियर यू कैन सी, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ये आपका एब्डोमेन है और एब्डोमेन को हम इसमें 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यू कैन सी एवरीवन, ये हमने एब्डोमेन को 9 रीजन में डिवाइड किया। हमेशा देख रहे हैं एब्डोमेन के रीजन जो है वो 9 होते हैं और पार्ट जो है 4 होते हैं। 9 रीजन में हम पढ़ते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, एपिगैस्ट्रिक, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, अम्बिलिकल, राइट इलियक, लेफ्ट इलियक और वी कैन से हाइपोगैस्ट्रिक। ये पर्टिकुलर मैं आपको रीजन का नाम बता रहा हूँ, 9 रीजन होते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा कि फास्ट जो है ये एब्डोमेन है, मैं बात पुट करना चाहता हूं बच्चों, एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन में भी ये जो अम्बिलिकल्स होता है, इस अम्बिलिकल के 4 फिंगर्स अराउंड यहां पर फास्ट एब्जॉर्ब होता है। याद रखिएगा यहां पर क्या होता है बच्चों, फास्ट एब्जॉर्ब होता है। क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हम कॉमनली इंसुलिन जो है उसको कौन सी साइट पे एडमिनिस्टर करते हैं, तो एब्डोमेन लिखना। एब्डोमेन में स्पेसिफिकेशन दिया हुआ तो अराउंड अम्बिलिकस लिखना। उसके अलावा क्यों अराउंड अम्बिलिकस हम प्रेफर करते हैं, बिकॉज फास्ट एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि पेशेंट को क्विक रिलीफ मिले। बाकी आप किसी भी साइड में प्रेफर करें कोई इशू नहीं, बट ये साइड क्यों प्रेफर करते हैं इसका रीजन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ओके फाइन, ये तो कुछ बेसिक पैरामीटर्स जो मैं आपको डिस्कस किया, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलिन, जहां क्वेश्चन बनने की संभावना जो है बहुत ज्यादा है। टाइप्स ऑफ इंसुलिन बच्चों, टाइप्स ऑफ इंसुलिन मैं मेनली आपको बता देता हूं 4 टाइप्स के होते हैं बच्चों, 4 टाइप्स होते हैं। इसमें रैपिड एक्टिंग पढ़ेंगे, शॉर्ट एक्टिंग पढ़ेंगे, लॉन्ग एक्टिंग पढ़ेंगे और इंटरमीडिएट एक्टिंग पढ़ेंगे। हर एक टाइप्स में क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं, यदि क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं रैपिड एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग देखिए, ये रैपिड शॉर्ट जो है इसके पर्टिकुलर नाम है। अब पूछना है तो रैपिड एक्टिंग कब लेते हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है टेकन बिफोर मील। बिफोर मील, खाना खाने से पहले कोई पर्टिकुलेशन में पढ़े तो खाना खाने से पहले हम किसको लेंगे बच्चों, रैपिड एक्टिंग लेंगे। कॉमनली रैपिड एक्टिंग में हम किसको पढ़ते हैं, आपने सुना होगा, एक तो होता है यूमालोग। एग्जाम्पल यदि हम देखें कौन कौन से आते हैं, यूमालोग, एक होता है नोवालोग। आपने यूमालोग पढ़ा है, नोवालोग पढ़ा है, आपने एक एपिड्रा भी पढ़ा होगा, एपिड्रा और लिस्प्रो, आपने एक एपिड्रा भी पढ़ा होगा, एक आपने लिस्प्रो भी पढ़ा होगा। ये मैंने जो 4 टाइप्स आपके सामने पुट किए हैं, ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन आएगा कि विच इज द इंसुलिन विल यूज इन इमरजेंसी। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, तो सीधा आपको आंसर क्या लिखना, रैपिड का मतलब क्विक। देखिए विल यूज इन इमरजेंसी, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, यूज इन इमरजेंसी, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। क्योंकि इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है ये लगाने के ऑलमोस्ट 10 से 30 मिनट में आ जाता है। मतलब आप जैसे ही पेशेंट को लगाया, लगाने का 10 to 30 मिनट्स में ये इंसुलिन आपको रिजल्ट दे देगा। और क्विक रिलीफ के लिए हमें जब इंसुलिन एडमिनिस्टर करना होगा बच्चों, तो हम किसको एडमिनिस्टर करेंगे, रैपिड एक्टिंग। तो यहां क्वेश्चन आपको बनेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से, रैपिड एक्टिंग मैंने पुट किया है, खाना खाने से पहले लेना है। यूमालोग, नोवालोग, एपिड्रा और लिस्प्रो, ये कॉमनली वो 4 रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो हम यूज करते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इमरजेंसी में हम कौन सा इंसुलिन को यूज करते हैं, तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, दैट इज अ रैपिड एक्टिंग। अब दूसरा टाइप्स में पुट करना चाह रहा हूं शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग नाम से पता चल रहा है, क्योंकि यहां क्वेश्चन ज्यादा बनेगा बच्चों, और शॉर्ट एक्टिंग पे क्वेश्चन आएगा। मैं ये भी बता देता हूं, इसको भी हम टेकन 30 मिनट बिफोर मील, टेकन 30 मिनट बिफोर मील, इसको भी हम खाना खाने से 30 मिनट पहले देते। बहुत सारी स्पेसिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है। अब बात आती है, इसका मैं एग्जांपल भी पुट कर देता बच्चों। एक तो आपने सुना होगा रेगुलर, एक आपने सुना होगा, एग्जांपल देखिएगा रेगुलर, एक आपने पढ़ा हुआ एक्ट्रापिड। एक्ट्रापिड, अब यहां दोनों पे क्वेश्चन बताऊंगा आपको। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, एक पेशेंट है, उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को क्या चाहिए,
इंसुलिन, क्योंकि टाइप 1 जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है और टाइप 1 का कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए कौन सा इंसुलिन देंगे बच्चों? रेगुलर। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को ट्रीट करना है तो कौन सा इंसुलिन देंगे? आपको आंसर लिखना रेगुलर। और रेगुलर किसका एग्जांपल है बच्चों? शॉर्ट एक्टिंग। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कि आईवी कौन सा इंसुलिन दिया जाता है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है तो आंसर लिखना एक्ट्रापिड। एक्ट्रापिड भी किसका एग्जांपल है? शॉर्ट एक्टिंग। ये दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ट्रीट करने के लिए कौन सा टाइप्स ऑफ इंसुलिन देते हैं, सीधा लिखना है शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में कौन सा देते हैं? रेगुलर। दूसरा पूछेंगे व्हिच इंसुलिन विल एडमिनिस्टर इंट्रावीनस, ज्यादातर तो मैंने रूट क्या बताया, सबक्यूटेनियस। इंट्रावीनस की बात करेंगे तो आपको आंसर लिखना है एक्ट्रापिड। ह्यूमन एक्ट्रापिड के नाम से क्वेश्चन आता है। तो दो टाइप्स मैंने बताया जहां पर 3 से 4 एमसीक्यू आपने पढ़े। पहला था आपका रैपिड एक्टिंग, दूसरा था शॉर्ट एक्टिंग। अब हम फर्दर देखते हैं दो और टाइप्स अपने पास, रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग आपने देखा, दोनों में बनने वाले क्वेश्चन आपने देखा। थर्ड आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग क्वेश्चन एग्जाम का है, इंटरमीडिएट एक्टिंग। अब नाम से पता चल रहा है इंटरमीडिएट मतलब हम वीकेंड से एनपीएच आपने सुना होगा, एनपीएच न्यूट्रल प्रोटामिन हैगडम। एन इंटरमीडिएट का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं बच्चों, एनपीएच न्यूट्रल प्रोटामिन हैगडम। ये पर्टिकुलेशन पूछा जा सकता है, क्या नाम क्या? न्यूट्रल प्रोटामिन हैगडम लिख सकते हो, न्यूट्रल प्रोटामिन हैगडम, दैट इज एनपीएच। और एनपीएच को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरमीडिएट एक्टिंग ऑफ इंसुलिन। अब लास्ट में आता है 4 नंबर लॉन्ग एक्टिंग। लास्ट में 4 नंबर आता है बच्चों लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग, पहली बात तो लॉन्ग एक्टिंग का मतलब एक बार लगाने के नेक्स्ट 24 आवर्स तक ये काम करेगा। इसमें आपने देखा होगा लेंटस पढ़ा होगा, लेविमर पढ़ा होगा। एग्जाम्पल हम देखें, आपने एक लेंटस पढ़ा होगा, एक लेविमर पढ़ा होगा और मैं बता दूं ये 24 आवर्स उससे ज्यादा भी काम करता है। क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम टाइम तक कौन सा इंसुलिन जो है वो वर्क करता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम आ रहा है। और सबसे खास बात, ये जो इंसुलिन है यहां नोट करके लिखना, इस इंसुलिन को किसी अदर इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं किया जाता, नॉट मिक्स विथ एनी अदर टाइप्स ऑफ इंसुलिन, टाइप्स ऑफ इंसुलिन। क्वेश्चन सीधा पूछेंगे विच टाइप इंसुलिन डज नॉट मिक्स विथ एनी अदर। इसका कंपोजिशन जो है वो डैमेज हो जाएगा किसी और इंसुलिन के साथ आप यदि मिक्स करके देते हो। बट यहां तक इतना याद रखना, 4 टाइप्स के इंसुलिन होता है, शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग जो मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया कि क्विक रिस्पांस देता है। शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर एक्ट्रापिड बताया जो मैंने आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आईवी का एग्जांपल दिया। इंटरमीडिएट एक्टिंग जो है जिसमें आप समोगी फिनोमिना और डाउन फिनोमिना पढ़ते, 2 कॉम्प्लिकेशन। और लॉन्ग एक्टिंग जो है वो मैक्सिमम टाइम तक आपके बॉडी में इफेक्ट कॉज करता है, दैट वी कैन से लॉन्ग एक्टिंग। अब हमने 4 टाइप्स के इंसुलिन पढ़ लिया, चारों का पर्टिकुलर हमने यूज पढ़ लिया। अब बात आती है कि इंसुलिन थेरेपी किसी पेशेंट को दे रहे तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी। अब कॉम्प्लिकेशन में तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन और सबका फेवरेट, किसी भी ड्रग को हम देते हैं तो क्या होता है? लोकल एलर्जी रिएक्शन कॉज होता है। और लोकल एलर्जी रिएक्शन जो है वो कब होता है? दैट वी कैन से लोकल एलर्जिक रिएक्शन 1 to 2 hours आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप किसी पेशेंट को इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन किया, एडमिनिस्ट्रेशन करने के अगले 1 to 2 आवर का जो क्रूशियल पीरियड है और वहां पर एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। दूसरा मैंने एक लिपोडिस्ट्रोफी बताया था, मैंने कहा था कि 2 to 3 वीक में आपको पेशेंट को साइज को चेंज करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा बच्चों? लिपोडिस्ट्रोफी। लिपोडिस्ट्रोफी
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था कि लिपोडिस्ट्रोफी क्या होता है। सिंपली डीजनरेशन कंडीशन, डीजनरेशन बताया था मैंने, डीजनरेशन ऑफ बॉडी एडिपोज टिश्यू बोल सकते हैं, फैट टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। मतलब क्या होगा, ये पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज है, यहां आप लगातार इंसुलिन लगाते जा रहे हो तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ की जो एडिपोज टिश्यू है उसका डीजनरेशन होने की वजह से इस तरह की कंडीशन कॉज हो जाती है जिसको हम लिपोडिस्ट्रोफी बोलते हैं। और ज्यादातर आउटर या लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ आर्म पे हम जब पुट करते हैं तो ये फाइंड आउट होता है। तो ये आपकी इंसुलिन थेरेपी थी। ऑलरेडी मैंने कॉम्प्लिकेशन आपको इनिशियल फेज में बता दिया था। मैंने बताया था कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, मैंने डायबिटीज कीटो एसिडोसिस बताया। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस उसका कॉम्प्लिकेशन मैंने हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक डिसऑर्डर बताया था। ये दो पर्टिकुलर दोनों मैं बताना चाहता हूँ। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हम कंसिडर करते हैं। लेट कॉम्प्लिकेशन की भी बात करें तो रेटाइनोपैथी, न्यूरोपैथी है ना, नेफ्रोपैथी, ये वैस्कुलर डैमेज होने की वजह से लेट कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि लगातार डायबिटीज की वजह से पर्सन को क्या होने के चांसेस होते हैं, दैट वी कैन से डैमेज ऑफ द ब्लड वेसल्स। फिर भी मैं शॉर्टली पुट कर देता हूं बच्चों, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। और कॉम्प्लिकेशन में भी पहले मैं पुट करता हूं बच्चों अर्ली में टाइप 1 की बात करें, टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 का कॉम्प्लिकेशन क्या था, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस था। टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 की बात करें तो हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक डिसऑर्डर था। हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक डिसऑर्डर, ये किसका कॉम्प्लिकेशन था बच्चों, ये आपका टाइप 2 का कॉम्प्लिकेशन। और दोनों की कंपेयर करें तो दोनों के हम कंपेयर करें तो दोनों में डेंजर कौन सा, मोटिलिटी ज्यादा किसकी होती है, टाइप 2 का, हैव मोर मोर्टेलिटी कंपैरिजन टू टाइप 1। तो ये कॉम्प्लिकेशन हम अर्ली कॉम्प्लिकेशन के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। और कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है लेट कॉम्प्लिकेशन, कभी कभी आपसे लेट कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए या क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, क्रॉनिक या लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। सीधा आपको क्या लिखना बच्चों, रेटाइनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी। और ये जो है, ये तीनों जो है ये वेस्कुलर डैमेज की वजह से होता है, वेस्कुलर डैमेज की वजह से होता है। और याद रखिएगा इंसुलिन का साइड इफेक्ट है हाइपोकैलेमिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। यहां मैंने आपको शॉर्टली कॉम्प्लिकेशन बताया बच्चों, यू कैन सी एवरीवन, दीज आर द कॉम्प्लिकेशन। कभी कभी एग्जाम आजकल पूछने लगे हैं कि इंसुलिन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है इम्बैलेंस करता है, तो आपको सीधा आंसर क्या लिखना बच्चों, दैट इज अ हाइपोकैलेमिया। क्या करता है बच्चों, हाइपोकैलेमिया। तो ये स्मॉल थिंग्स है व्हिच इज बिलोंग फ्रॉम द डायबिटीज मेलाइटस। आई होप यू आर गोइंग टू गेटिंग बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। तो दिस इज योर डायबिटीज मेलाइटस। थैंक यू।